नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हुई एफआईआर पर अखिलेश यादव का हमला। सरकार पर लगाया शंकराचार्य को अपमानित करने का आरोप। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोपों में दर्ज हुई एफआईआर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर शंकराचार्य को अपमानित करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह सरकार 20 साल पुरानी घटना निकालकर शंकराचार्य को अपमानित कर रही है। अगर यह यानी शिकायतकर्ता उनके यानी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, तो मैंने गलती की कि मैंने वह केस वापस लिया जो कभी रामभद्राचार्य पर था। मुझे उन्हें जेल भेजना चाहिए था। अखिलेश ने कहा कि विचारों पर मतभेद हो जाते हैं, लेकिन इस सीमा पर जाकर घटिया आरोप नहीं लगवाने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार बचने वाली नहीं है। एआई समिट में हुए विरोध प्रदर्शन पर पीएम मोदी का हमला। बोले, कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टी शर्ट उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रविवार को 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष हिस्से के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि यह समिट देश का कार्यक्रम था, न कि किसी पार्टी का, और कांग्रेस ने सिकंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस वैश्विक सम्मेलन में शामिल हुए थे और ऐसा आयोजन पहले किसी विकासशील देश में नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आज पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू-थू हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी पुरानी पार्टी के नेता लजाने की बजाय गरजते हैं। दिल्ली एआई सम्मेलन में जो हुआ उसके बाद कांग्रेस के सारे साथी दल चौंक गए और सबने किनारा कर दिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत की सफलता को पचा नहीं पा रही है। बता दें कि 20 फरवरी को हुए इस विरोध में 4 प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। घटना के बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी से 3 सीधे सवाल। ट्रेड डील को लेकर बोला हमला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर उनका वीडियो शेयर कर लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सीधे सवाल हैं। पहला, ट्रंप ने 2 फरवरी को ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी की दोस्ती और उनके अनुरोध पर हम व्यापार समझौता तत्काल लागू करने पर सहमत हुए, तो नरेंद्र मोदी बताएं उन्होंने इस ट्रेड डील के लिए जल्दबाजी क्यों की। दूसरा सवाल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ नीति को रद्द कर दिया है और उसे गैर कानूनी बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी टैरिफ को 18% से 10% कर दिया है। भारत अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट पे एक प्रावधान है, अगर कोई एक देश टैरिफ बदलता है तो दूसरे देश को अपना टैरिफ बदलने का अधिकार है। तो हमारा सवाल है कि कृषि क्षेत्र पर जो टैरिफ लगा है उसे हटाने या घटाने के लिए पीएम मोदी साहस दिखाएंगे। तीसरा सवाल ये है कि ट्रंप बार बार कहते हैं कि भारत ने दावा किया है कि रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, यहाँ सरकार कहती है कि हम खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी को हकीकत बतानी चाहिए, वो सच क्यों छिपा रहे हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस का मानना है कि इस ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डालिए और भारत के किसानों व्यापारियों के हितों को साधते हुए एक संतुलित डील कीजिए। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। डीएमके ने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू की। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने 22 फरवरी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने का समय मांगा है और बैठक आज रात होने की संभावना है। कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारे की बातचीत का नेतृत्व गिरीश चोडनकर करेंगे। इससे पहले डीएमके की कमेटी ने चेन्नई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल नेताओं से बातचीत की। 2021 में 3 सीटें पाने वाली आईयूएमएल ने इस बार 5 सीटों की मांग की है। पार्टी नेता कादर मोहिदीन ने कम से कम 4 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं डीएमके नेता टीआर पालू ने कहा कि आईयूएमएल पिछली बार तीनों सीटें हार गई थी और नई सहयोगी पार्टियों को भी जगह देनी होगी। डीएमके कुछ सीटें छोड़ने को तैयार है ताकि गठबंधन मजबूत रह सके। ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ पर उठ रहे सवाल। एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी, नए टैरिफ भी गैर कानूनी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत लगाए गए 15% ग्लोबल टैरिफ पर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं और इसे एक कानूनी चुनौती का सामना करने वाला कदम बताया है।
बता दें कि सेक्शन 122 के तहत 15% तक का अस्थायी आयात शुल्क सिर्फ 150 दिनों के लिए लगाया जा सकता है, जिसके बाद कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रावधान बड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटे की स्थिति में लागू होता है, जबकि अमेरिका में फिलहाल ऐसा कोई संकट नहीं है। अर्थशास्त्रियों पीटर पेरिसन और एलन रेनॉल्ड्स सहित कई विशेषज्ञों ने कहा कि मौजूदा आर्थिक हालात सेक्शन 122 के उपयोग को सही नहीं ठहराते। वहीं 133 बिलियन डॉलर से अधिक टैरिफ कलेक्शन पर 175 बिलियन डॉलर तक के रिफंड दावों की संभावना जताई गई है। नील कटियाल ने ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ को बताया अमेरिका विरोधी। ट्रंप से की कांग्रेस से मंजूरी लेने की अपील। इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी नील कटियाल ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना की है। कटियाल, जिन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ केस जीता था, ने कहा कि ट्रंप का 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 पर भरोसा करना अमेरिका विरोधी और संवैधानिक रूप से गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर राष्ट्रपति बड़े टैरिफ चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकी तरीका अपनाते हुए कांग्रेस से मंजूरी लेनी चाहिए। कटियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया था और यह फैसला यह पुष्टि करता है कि टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, न कि किसी एक व्यक्ति के पास। ट्रंप ने इसके बाद सेक्शन 122 के तहत 15% टैरिफ लागू किए, जो सिर्फ 150 दिनों के लिए वैध हैं और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। नील कटियाल ने इसे बेहद खराब और अमेरिका विरोधी फैसले के बाद लिया गया गलत कदम बताया और राष्ट्रपति से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपील की। उनका कहना है कि टैरिफ नीति का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी और संवैधानिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव गिरफ्तार। तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को रविवार सुबह कामारेड्डी जाने से रोककर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हैदराबाद के पोलारम पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया गया। रामचंद्र राव को शनिवार रात से हाउस अरेस्ट में रखा गया था, क्योंकि कामारेड्डी और बांसवाड़ा में दो ग्रुप्स के बीच झड़पें हुई थी। कामारेड्डी में बीजेपी एमएलए वेंकट रमन रेड्डी और कांग्रेस नेताओं के बीच शिशु मंदिर की जमीन के टुकड़े को लेकर तनाव बना हुआ था। रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी एमएलए के ऑफिस पर कथित हमले के बाद उन्हें और अन्य पार्टी नेताओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार गैर कानूनी गिरफ्तारियों और हाउस डिटेंशन के जरिए दमन का राज चला रही है। रामचंद्र राव ने कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद आरोपों को साबित न कर पाने के कारण हिंसा का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी नेता और पार्टी कैडर कामारेड्डी और बांसवाड़ा जाने के लिए दृढ़ थे और रुकावटों के बावजूद अपने दौरे को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी एमएलए के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना और लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा करना है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पड़ा झटका। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा रविवार 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यह समारोह असम बीजेपी हेडक्वार्टर वाजपेयी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें स्टेट यूनियन प्रेसिडेंट दिलीप सैकिया भी मौजूद थे। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता संजू बोरा ने भी भगवा पार्टी का दामन थामा। भूपेन कुमार बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसे हाईकमान ने तुरंत स्वीकार नहीं किया था और वरिष्ठ नेता उनके घर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने भी उनसे इस फैसले पर चर्चा की। उन्होंने समय मांगा था ताकि दोबारा सोच सके, लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उनके घर पहुंचे और 22 फरवरी को उनके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। संदिग्धों पर आतंकी साजिश का आरोप। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी साजिश के आरोप में तमिलनाडु से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मीडिया से इसकी पुष्टि की। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है उन्हें बांग्लादेश से हैंडल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में 6 बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन संदिग्धों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर जताई कड़ी आपत्ति। पाकिस्तान के हमलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। अफगानिस्तान ने रविवार को पाकिस्तान की ओर से उसके इलाके में किए गए एयर स्ट्राइक पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों नागरिक मारे गए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों और धार्मिक केंद्रों पर हमले उसकी इंटेलिजेंस और सुरक्षा की नाकामियों को दर्शाते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
मंत्रालय ने चेतावनी दी कि वह अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सही समय पर सोच समझकर जवाब देगा। इसराइल पर अमेरिकी राजदूत के बयान की हो रही कड़ी निंदा। 14 इस्लामी देशों और 3 संगठनों ने जारी किया संयुक्त बयान। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की सहित 14 इस्लामी देशों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के बयान की कड़ी निंदा की है। हकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल को बाइबल के अनुसार मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने का अधिकार है। अब इन देशों और संगठनों ने एक संयुक्त बयान में इसे अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे बयान क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। संयुक्त बयान पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सचिवालयों की ओर से जारी किया गया। पाकिस्तान ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस बयान को साझा किया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.